गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर हमें इस बार का जो जीडीपी का आंकड़ा है वो देखने को मिल जाएगा। दरअसल में एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा जीडीपी का डेटा दिया गया है। एंड इस बार का जो जीडीपी ग्रोथ रेट रही है दैट इज 6.7%। अब 6.7% का जो आंकड़ा है ये पिछले 5 क्वार्टर्स के अंदर सबसे कम देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं 3 महीने पहले की, तो तब नंबर आया था 7.8%। उससे पहले एक हाई था 8.6% का, उससे पहले 8.1, 8.2, इस तरह से डेटा रहा था। पर अगर मैं पिछले लगभग 15 महीने की बात करता हूँ ना, तो सबसे कम आंकड़ा इस बार हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये थोड़ी सी चिंताजनक विषय है। एंड स्पेशली अगर मैं बात करूँ ना, आरबीआई ऐसा सोच रहा था कि 7.1% के आसपास हमारी यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी, राइट। उसके कंपैरिजन में हमारे सामने ये आंकड़ा काफ़ी कम है। हालांकि अच्छी बात यह है कि सेकेंडरी सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो दैट इज वन थिंग दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पेरिस के पैरा ओलंपिक्स की, तो दरअसल में जो अवनी लेखरा जी हैं, ये पहली इंडियन वुमेन बन गई हैं 2 पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीतने के लिए। एक्चुअली क्या हुआ, कल तो एक इन्होंने मेडल जीता ही पेरिस पैरा ओलंपिक्स के अंदर, इसके साथ ही साथ जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे ना, वहां पर भी इन्होंने गोल्ड जीता था। तो दरअसल में इस वजह से ये 2 पैरालंपिक्स गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली इंडियन वुमेन यहाँ पे बन चुकी है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की डिस्कशन। डेट है आज की 31 अगस्त 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें डिस्कस करना है दैट इज आईएनएस अरिघाट। देखो, जब मैं बात करता हूँ ना अरिघाट की, तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि एक ऐसी चीज जो आपके एनिमीज या शत्रुओं को खत्म कर दे, नष्ट कर दे, उनको डरा दे। ये मीनिंग होता है अरिघाट का। ठीक है। अब आप लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स और न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स के बारे में। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम बात करते हैं ना सबमरीन्स की सबसे बढ़िया चीज़ क्या होती है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही होती है कि अंडर वाटर ये मूव करती हैं एंड अकॉर्डिंगली इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर क्योंकि इसकी 2 सब टाइप्स हैं, डीजल एंड आपका न्यूक्लियर, इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। एंड जो सबसे मेजर अंतर होता है वो होता है इनकी एंडोरेंस के ऊपर। एक्चुअल में क्या है ना, जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, इनको बार बार सरफेस के ऊपर आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंगली यहाँ पर इनको ऑक्सीजन लेना पड़ता है, एग्जॉस्ट को वेंट करना पड़ता है। तो इस वजह से बार बार ये अंडर वाटर से पानी के ऊपर आती है अपने आप को फंक्शनिंग करने के लिए। पर अगर मैं बात करता हूँ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की ना, तो यहाँ पर बहुत लंबे समय के लिए, इनडेफिनेट पीरियड के लिए पानी के नीचे रह सकती हैं। तो ये जो अंडर वाटर कैपेबिलिटीज थी, जिस वजह से इनको डिटेक्ट करना अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाता है, वो यहाँ पर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स में हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये अंतर आपको पता होना चाहिए। बाकी थोड़ा सा इनका साइज भी लार्ज होता है और यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर से ये पावर होती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक मोटर्स, जो कि आपके डीजल इलेक्ट्रिक के अंदर देखने को मिल जाती हैं। अब दरअसल में हुआ क्या है ना, इंडिया के द्वारा सेकेंड इंडिजीनियसली बिल्ट न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को यहाँ पे हमने कमीशन कर लिया है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। दरअसल में हमारे पास ना पहले से ऑलरेडी हमारे सामने आईएनएस अरिहंत था, जिसको 2018 के अंदर हमने कमीशन किया था। अब जैसा मैंने आपको बताया कि कितने इंपॉर्टेंट हो जाती हैं सबमरीन्स, तो यहाँ पर ना ये जो हमारे सामने है दीज आर न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स। इन सबमरीन के माध्यम से ना आप सामने वाले एनिमी के ऊपर एक अटैक लॉन्च कर पाओगे, एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक आप यहाँ पे लॉन्च कर सकते हो। एंड इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी आज से नहीं, ये 2018 में ही है। आईएनएस अरिहंत था, उसी का एक हम नेक्स्ट वर्जन हम कह सकते हैं, जो दूसरा हमारे पास आ जाया है दैट इज आईएनएस अरिघाट। तो अब हमारे पास 2 इस तरह की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स देखने को मिल जाएंगी। एंड अपने आप में जो हमारे दुश्मन देश हैं वो बहुत खौफ में है इस पर्टिकुलर चीज़ के साथ, क्योंकि चाहे वो चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, अब हमें कहीं पर भी अटैक करना होगा ना, रिटेलिएटरी स्ट्राइक करनी होगी, तो हमारे पास बहुत अच्छी खासी क्षमता है। एंड क्योंकि 2 हो चुकी हैं, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक को हम अरेबियन सी की तरफ भेज सकते हैं, दूसरे को बे ऑफ बंगाल वाली साइड भेज सकते हैं। तो पूरा हमारा जो पूरा एरिया है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है इंडियन नेवी के जो शिप बिल्डिंग सेंटर है विशाखापट्टनम के अंदर, वहां पर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। एंड इंडिया की न्यूक्लियर ट्राइड ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। हम लैंड, एयर, सी तीनों से यहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर ना एक्चुअली इसको माउंट किया जा सकता है इसके साथ साथ K4
SLBM यानी कि सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल को, जिनकी रेंज लगभग होती है 3,500 किलोमीटर। एंड साथ साथ आपके K-15 जो मिसाइल्स हैं उनकी रेंज होती है 750 किलोमीटर से भी ज़्यादा। तो यहाँ से ना इस पर्टिकुलर सबमरीन के माध्यम से हम रिटेलिएटरी स्ट्राइक लॉन्च करेंगे इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर। तो कल को चाइना को अटैक करना हुआ वो भी हम कर सकते हैं, पाकिस्तान को करना पड़ा वो भी किया जा सकता है। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर टॉर्पीडोज माइंस को भी ये कैरी कर पाएगा। ये 6,000 टन की आपको सबमरीन देखने को मिल जाएगी, राइट। इसकी मैक्सिमम स्पीड जो होती जब वो सरफेस पे होगी तब वो आपकी 22 से 28 किलोमीटर पर आवर होगी। जब ये सबमर्ज होती तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 44 किलोमीटर पर आवर। इसके अलावा और भी सेफ्टी मेजर इसके अंदर लगाए गए हैं, ठीक है। जो K-15 है ना उसके अंदर यहाँ पर आपका जो न्यूक्लियर वॉरहेड है ना उसको भी यहाँ पर ये कैरी कर पाएगा। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको पता होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। दिस इज SSBN। SSBN क्या होता है? शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर, राइट। तो यहाँ पर ये जो सबमरीन होती हैं ये न्यूक्लियर टिप्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स को कैरी करती हैं एंड अकॉर्डिंगली रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स लॉन्च करने के लिए एनिमी के ऊपर बहुत ज़्यादा मददगार हो जाती हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, PW ओनली है सब आपके प्रयागराज में भी आ चुका है। यहाँ पर हम अपना ऑफलाइन सेंटर ओपन कर रहे हैं। 3 सितंबर को दोपहर 3 बजे यहाँ पर एक सेमिनार होगा जहाँ पर आप सुमित सर को मिल सकते हैं एंड कहीं ना कहीं आगे हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी के माध्यम से हम अपने इस एग्जाम को और बेहतर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस सेमिनार में डिस्कशन होंगी। तो 3 सितंबर को दोपहर 3 बजे आप डेफिनेटली जुड़ना मत भूलिएगा। हमारे ये जो वेन्यू है ना PW ओनली IAS, ये पूरा आप एड्रेस यहाँ पे देख सकते हो। इसका जो नीचे रजिस्ट्रेशन का लिंक है नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पर जाके ना उस लिंक पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है बोंडा ट्राइब्स के बारे में। एक्चुअल में क्या है, थोड़ा सा हमें इसके बारे में जानना इसलिए पॉइंट बन जाता है क्योंकि एक पर्सन है, ठीक है ना, वो इसी ट्राइब को बिलोंग करते हैं। वो पहले स्टूडेंट बने हैं जो मेडिसिन यहाँ पे स्टडी करेंगे, तो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट इस पर्टिकुलर ट्राइब के लिए बन जाती है। थोड़ा सा हमें इस ट्राइब के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो आप जानते होंगे कि देश भर में आपको टोटल 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स देखने को मिल जाते हैं। अब 75 में से ना जो आपकी ओडिशा स्टेट है वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीबीटीजीज हैं। बेसिकली 75 में जो 13 पीबीटीजीज है ना वो तो आपको ओडिशा में ही देखने को मिल जाते हैं। तो ओडिशा हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीबीटीजीज इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ कि मतलब इन 75 में से कितने नंबर है, तो 13 आपको देखने को मिलते हैं। उन 13 में से एक जो है ना वो आपको बोंडा ट्राइब भी देखने को मिल जाएंगी। ओडिशा में और भी बहुत सारे, जैसे हमने एक बार डोंगरिया कौंड के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और भी हमने यहाँ पे डिस्कशन करी हुई है, बट ये बाकी भी आपको थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया जरूर होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे बोंडा ट्राइब की बात करूँ तो ये आपको ओडिशा के अंदर जो मलकनगिरी वाला रीजन है वहां पर देखने को मिल जाते हैं। लगभग 12,000 बोंडास आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं इन 33 हैबिटेशंस। और इन बोंडास में भी ना डिवीजन है सेटलमेंट के बेसिस के ऊपर। अगर तो मान लो बोंडास जो है वो आपके फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं जो थोड़ा सा इनएक्सेसिबल बन जाते हैं, उनको लोग बोल देते हैं अपर बोंडास, और जो आपके प्लेन रीजन्स में रहते हैं ना उनको बोल दिया जाता है लोअर बोंडास। ये जो लैंग्वेज यहाँ पे बोलते हैं दैट इज इधर द मुंडा लैंग्वेज, या फिर इनकी एक लैंग्वेज होती है जिसका नाम है रेमो के नाम से। ये जो रेमो लैंग्वेज है ना ये दरअसल में ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप का ही पार्ट यहाँ पे मानी जाती है, राइट। एक इंटरेस्टिंग चीज बोंडास के बारे में आपको और बताता हूँ। ऐसा माना जाता है कि देखो जब अफ्रीका से माइग्रेशन स्टार्ट हुआ आज से लगभग 60,000 साल पहले, तो वहां से ये मूव करते करते ना अकॉर्डिंगली इंडिया में आते रहे। तो इंडिया में जो फर्स्ट फॉरेस्ट सेटलर जिनको बोला जाता है वो आप और कोई नहीं बल्कि आपके बोंडा ट्राइब्स को ही यहाँ पे बोला जाता है। कुछ और पॉइंटर्स की बात करूं तो यहाँ पर जो बोंडा मैन होते हैं वो इस तरह से लॉइन क्लोथ को मतलब पहनते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। दरअसल में ना इस तरह का एक कपड़ा होता है जो कि एक सिंगल पीस के ही बना होता है, तो बेल्ट की जगह के ऊपर यहाँ पे इस तरह से पहना जाता है। तो 1 पीस गारमेंट इस तरह से जो मेल है वो यहाँ पे पहनते हैं। जो बोंडा वुमेन है वो अपर बॉडीज को कवर नहीं करती, हालांकि वो यहाँ पर हैवी नेकलेस हो गया ये सब यहाँ पे पहनती, जैसे आपने यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे होंगे नेकलेस यहाँ पे इन्होंने पहना हुआ है। प्लस एट द सेम टाइम ये भी एक क्लोथ वेयर करती है जिसका नाम है नाडी। अब इनका जो रिलीजन होता है ये पॉलीथीस्ट होते हैं, मतलब मल्टीपल यहाँ पे भगवान को पूजा करते हैं। जितने भी आपके नेचर के साथ डिटीज एसोसिएटेड हैं उनको यहाँ पर ये पूछते हैं। ये शिफ्टिंग कल्टीवेटर का काम करते हैं। इसके साथ साथ कुछ और पॉइंटर्स अगर मैं बताऊं तो ये अपने आप एक मैट्रियार्कल सोसाइटी है। यहाँ पर महिलाओं की ज़्यादा बात सुनी जाती है। प्लस एट द सेम टाइम ऐसा भी है कि जो महिला है ना वो जिस लड़के से शादी करेगी, जो यहाँ पे ग्रूम होगा, जो ब्राइड होगी ना, वो ऐसे ग्रूम के साथ शादी करेगी जो इससे 5 से 10 साल छोटा है। मतलब कहने का मतलब जो ब्राइड की उम्र ज्यादा होती है, लेट से ब्राइड की उम्र अगर 30 साल है ना तो जो लड़का होगा वो 20 से 25 साल के बीच में होगा। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कल मतलब आगे फ्यूचर में जाके जब ये जो महिला होंगी
ये थोड़ी बुजुर्ग हो जाएंगी, जब ये ओल्ड एज में आ जाएंगी तब ये ग्रूम होगा, ये उतना ओल्ड नहीं होगा, तब भी ये इसका ध्यान रख पाएगा। तो ये वाला ट्रेंड यहाँ पे चलता है कि जो महिला होती है वो अपने से 5 से 10 साल छोटे लड़के के साथ शादी करती है, ताकि जब वो बूढ़ी हो जाएगी या जब वो थोड़ी बुजुर्ग हो जाएगी तब वो लड़का उसका ध्यान रख पाएगा। तो ये यहाँ पे ट्रेंड यहाँ पे चलता है। बाकी सोशल ऑर्डर की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका विलेज चीफ को नायक बोला जाता है, प्लस जो विलेज मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करते हैं उनको चलान बोला जाता है, एंड साथ साथ विलेज मैसेंजर को बारीक के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ पॉइंटर्स आपको यहाँ पे ध्यान में रखने थे। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो टॉपिक है दैट इज विद रिगार्ड्स टू शी बॉक्स पोर्टल। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं। 2013 में आप लोग जानते होंगे हमारे सामने एक एक्ट देखने को मिला जिसका नाम क्या था, पॉश एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट। सब लोग इसके बारे में जानते हैं, विशाखा गाइडलाइंस हमने कई बार डिस्कशन करी हुई है। अब इसी की प्रोविजंस को और इंप्लीमेंट करने के लिए 2017 में ना सरकार एक पोर्टल लाती है जिसका नाम क्या है, शी बॉक्स पोर्टल। शी बॉक्स का मतलब वही है सेक्सुअल हरासमेंट ई बॉक्स पोर्टल, है ना। तो ये 2017 में यहाँ पे लाया गया। अब यहाँ पर पता क्या हुआ है, 2024 में अब इसी पोर्टल को वापस से रीलॉन्च किया गया है। रीलॉन्च का मतलब क्या, यहाँ पर बहुत सारे नए नए फीचर इसमें जोड़ दिए गए हैं। तो गवर्नमेंट ने अब इसको एक नए वर्जन के अंदर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उनके द्वारा यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोर्टल को लॉन्च किया गया है। थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं कि इस पोर्टल के माध्यम से क्या क्या चीजें करी जा सकती हैं। देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, आप लोग जानते होंगे आईसीज और एलसीज के बारे में, इंटरनल कमेटी और आपका जो लोकल कमेटी होती है। इंटरनल कमेटी आपकी प्राइवेट कंपनीज में देखने को मिल जाती है जिनमें 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज होते हैं। लोकल कमेटीज आपके बाकी और सेक्टर्स के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर देखने को मिल जाती है, या फिर 10 से कम एम्प्लॉइज होंगे किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर तो वो मुद्दे भी आपके लोकल कंप्लेंट्स कमेटी में जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये हमने पॉश में पढ़ा भी हुआ है। अब ये जो आपका शी बॉक्स पोर्टल होगा ना, यहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट की कोई भी कंप्लेंट रजिस्टर करना हो गया, मॉनिटर करना होगा, उसका पूरा डेटाबेस देखना होगा, कितनी सेक्सुअल हरासमेंट की वर्क प्लेस की कंप्लेंट्स आ रही हैं, वो सारा शी बॉक्स पोर्टल पे मिल जाया करेगा। साथ ही साथ कंप्लेंट्स जो महिलाओं ने फाइल करी हैं वो कहाँ तक पहुंची हैं, उनका क्या स्टेटस है, वो सारी चीज़ें, प्लस एट द सेम टाइम इन शिकायतों का समय के ऊपर अच्छे से निपटारा हो जाए, टाइमली रिड्रेसल हो जाए, ये सब चीज़ें भी देखने को मिल जाएंगी। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, बहुत अच्छे से यहाँ पे एफिशिएंटली ये चीज़ हो पाएगी, सिक्योर वर्क प्लेस बनेगा, एंड एक साथ ही साथ ना जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर पब्लिकली कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो यानी कि कंप्लेंट्स को रजिस्टर तो कर सकते हो पर वो डेटा सबको नहीं दिखेगा कि किस महिला ने किसको करी, ताकि ऐसा ना हो कि यहाँ पर वो पब्लिक जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सबके अंदर पब्लिक हो जाए। बस होगा क्या कि रियल टाइम बेसिस के ऊपर मॉनिटरिंग हो पाएंगी, टाइम बाउंड चीज़ों की हम प्रोसेसिंग कर पाएंगे, प्लस एट द सेम टाइम जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे ना उनकी कंप्लेंट्स का अश्योर्ड रिड्रेसल हो पाएगा। ये सब चीज़ें शी बॉक्स पोर्टल के माध्यम से करी जाएंगी। अगला टॉपिक दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज डिमांड्स ऑटोनॉमी। देखो दरअसल में ना एक्चुअल में क्या है, मैं आपको ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर ना पिछली बार भी हमने कुछ महीने पहले ये टॉपिक डिस्कस किया था, तब भी बच्चों को काफी कंफ्यूजन हो गई थी। देखो बहुत ध्यान से सुनना, आज के समय अगर कोई आपसे पूछे कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है, द आंसर इज 6। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है आज के समय, 6 है। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कुछ बच्चे लिख देंगे कि 9 है, नहीं 9 आज के समय नहीं है। दरअसल में क्या है, डॉक्टर एस जे शंकर जी एक हमारे विजिट के ऊपर गए थे, वहां पर उन्होंने बोल दिया था कि आने वाले फ्यूचर में फारसी भी हमारे यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज का पार्ट बनेगी जब 9 लैंग्वेज बन जाएंगी। पर ये कहा गया था कि ये होगा, ये फ्यूचर में होगा, ये आज के समय तक हुआ नहीं है। जब तक नहीं होता तब तक हम यही बोलेंगे कि आज के समय टोटल 6 ही हैं, और ये मिनिस्ट्रीज की भी आप वेबसाइट पे जाके देखोगे तो टोटल 6 ही दिखेंगी। फ्यूचर में कल को 9 होंगी, 10 होंगी, 15 होंगी, 50 होंगी, मुझे नहीं पता। आज के समय टोटल 6 हैं, बस बात खत्म। कोई आपसे एग्जाम में पूछे कितनी है तो आप उसको 6 ही मेंशन करोगे, क्योंकि ये अभी तक ऑफिशियल आंकड़ा है। फ्यूचर में बढ़ जाएंगी, ठीक है, हम उसको तब डिस्कस कर लेंगे, पर आज 6 ही हैं, जिसमें कौन कौन सी हैं, तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। लास्ट जो ऐड करी गई थी उड़िया थी, और सबसे पहली जो लैंग्वेज को ऐड किया गया था दैट वाज तमिल। अब होता क्या है ना, एक्चुअल में पहले थोड़ा आपको क्लासिकल लैंग्वेज का तरीका बता देता हूं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसका तरीका बताया हुआ है कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो 4 क्राइटेरियाज है, यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज 4 क्राइटेरियाज वेरी वेल। पहला क्राइटेरिया क्या है, पहला क्राइटेरिया बात करता है एंशिएंट ओरिजिन की। जो भी आपकी लैंग्वेज को ऐड करना है क्लासिकल लैंग्वेज के अंदर, तो वहां पर जो अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्ड हिस्ट्री होनी चाहिए वो कम से कम 1500-2000 साल की होनी चाहिए। लिटरेरी हेरिटेज इसको कंसिडर किया जाना चाहिए बाय अ जनरेशन ऑफ स्पीकर्स। इसके अलावा जो आपकी लिटरेरी ट्रेडिशन है वो ओरिजिनल होना चाहिए एंड वो बोरोड नहीं होनी चाहिए किसी और स्पीच कम्युनिटी से। एंड चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसकी जो मॉडर्न अवतार से डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए।
ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं कि डिसकंटिन्यू नहीं होनी चाहिए, नहीं, इट शुड बी देयर, देयर शुड बी अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मॉडर्न फॉर्मेट विद द मार्क डिसकंटिन्यूटी। ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगर कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज इन चारों क्राइटेरिया को फॉलो करती है तो उसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जा सकता है। हमारे समय, आज के समय जो 6 लैंग्वेजेस हैं वो सारी की सारी आपको 8 शेड्यूल का पार्ट भी देखने को मिल जाती है। प्लस एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं, यहाँ पर बेनिफिट्स ये होते हैं कि अगर किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया तो अकॉर्डिंगली एजुकेशन मिनिस्ट्री उसको यहाँ पे प्रमोट करती है। किस तरह से? उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए 2 मेजर एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं, प्लस एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर स्टडीज यहाँ पे सेटअप किया जाता है। यूजीसी को रिक्वेस्ट किया जाता है कि कुछ प्रोफेशनल चेयर्स जो होंगी वो यहाँ पे इनके लिए अलग से क्रिएट करी जाएं। यूजीसी साथ साथ यहाँ पे रिसर्च प्रोजेक्ट्स को अवार्ड भी देता है ताकि ये लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए। तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं एंड अकॉर्डिंगली हमारे पास सेंटर्स बने भी हुए हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ ना, अगर CIIL मसूरू है, सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, ये यहाँ पर तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया ये इनके अंदर काम करता है। तमिल के लिए यहाँ पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल है एंड साथ ही साथ संस्कृत को प्रमोट किया जाता है 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के द्वारा। अब यहाँ पर ये जो आपके स्पेशल सेंटर्स बनाए गए हैं ना, इन्होंने ऐसा बोला कि हमें अपने काम करने के अंदर हमें ऑटोनॉमी नहीं है, हम अपने मन मर्जी के साथ कोई काम नहीं कर सकते, हमें बहुत ज्यादा एक सेट पैटर्न के हिसाब से हमें ऊपर से चीजें बोल दी जाती हैं। तो वो ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे थे, इस वजह से चीजें न्यूज में आई थी। बट आई होप आपको क्लासिकल लैंग्वेज का पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला दोस्तों हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज यूपी न्यू डिजिटल मीडिया पॉलिसी। अब देखो, वैसे तो ये स्टेट की न्यूज़ है और आप जानते हो कि स्टेट की न्यूज़ एग्जैक्टली ऐसे बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, पर थोड़ा सा हम ना इसका लीगल एंगल ज़्यादा समझेंगे, इसलिए हम यहाँ पे इस पॉलिसी को यहाँ पे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या हुआ है कि यूपी कैबिनेट के द्वारा यूपी डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 को अप्रूवल दे दिया गया है। अब यहाँ पर पता क्या होगा, देखो आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अगर आप भी ना यहाँ पर आपके बहुत अच्छे खासे फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको ना पैसा कमाने का बहुत बढ़िया मौका यहाँ पे सरकार दे रही है। सरकार मतलब जो यूपी सरकार है। क्या मौका दे रही है? देखो यहाँ पर ना आप जानते हो हर स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अपनी कुछ स्कीम्स, कुछ योजनाएं होती हैं एंड सरकारें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं। कई बार यहाँ पे बिल बोर्ड्स लगाए जाते हैं, लोगों तक टीवी एडवर्टीजमेंट्स जाती हैं और अलग अलग माध्यम से ना लोगों को बताया जाता है कि देखो यार सरकार ने कितना बढ़िया काम किया, देखो कितनी बढ़िया स्कीम ये लेकर आए हैं। अब ये जो आपके लोग हैं यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर जो हैं, अगर वो सरकारी स्कीमों की प्रमोशन करते हैं, अगर वो सरकारी स्कीमें लोगों तक पहुंचाते हैं तो अकॉर्डिंगली इन लोगों को काफी सारा पैसा कमा सकते हैं। आप पूछेंगे सर कितना पैसा? देखो यहाँ पर ना अगर मैं बात करूँ यूट्यूब की तो महीने का यूट्यूब से 8 लाख रुपया आप कमा सकते हो सरकार की स्कीम्स के बारे में लोगों को जानकारी देके। इसी तरह से अगर आप शॉर्ट्स वगैरह बनाते हो यूट्यूब पे तो 7 लाख हो गया, पॉडकास्ट के लिए 6 लाख हो गया, बाकी और कैटेगरी के लिए 4 लाख हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर आप ट्विटर यानी कि एक्स को यूज करते हो तो आप 5 लाख महीने कमा सकते हो, फेसबुक के ऊपर 4 लाख, इंस्टाग्राम के ऊपर 3 लाख महीने का कमा सकते हो। तो इस तरह से सरकार खूब पैसा दे रही है जो आपके इन्फ्लुएंसर होते हैं। प्लस यहाँ पर दूसरी पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी इंसान कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज यहाँ पे प्रमोट कर रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से तो भाई वहां पे उसके लिए बहुत सख्त प्रावधान यहाँ पे बना दिए गए हैं। अलग अलग तरह के कुछ वल्गर हो गया, एंटी नेशनल कंटेंट कोई पोस्ट करता है तो उसके लिए स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट होगी। अब दिक्कत पता क्या आ गई है? दिक्कत ये आ गई है कि भाई यूपी की जो डिजिटल मीडिया पॉलिसी है ना, इन्होंने काफी सारे वेग वर्ड यूज कर दिए। मतलब इन्होंने बोल दिया कि अगर कोई कंटेंट ऑब्जेक्शनेबल होगा तो उसको हम हटा देंगे। क्या होगा? ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट। अब कौन होता है ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट? किसी को आपत्ति हो, किसको आपत्ति हो सकती है किसी कंटेंट से? अब देखो इसकी कोई डेफिनेशन तो होनी चाहिए ना। हर इंसान को किसी ना किसी कंटेंट से आपत्ति हो सकती है। तो मैं अगर कोई चीज बोलने की कोशिश कर रहा हूं तो किसी को उस पर आपत्ति होगी तो वो कंटेंट हटा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो सरकार की जो पॉलिसी आई है ना, ये फ्री स्पीच के अगेंस्ट जाती है। अब ये कोर्ट्स में जाएगी, मुझे पता है जाना ही है इसको कोर्ट के अंदर, क्योंकि इतना सारा यहाँ पे वेग वर्ड्स का इस्तेमाल है। अब कोर्ट्स क्या कहते हैं दैट इज समथिंग वी विल सी इन द फ्यूचर, पर ये बात आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो ये सब इन्होंने डाल दिया है एंटी नेशनल वाली बात, ठीक है, कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज होंगी तो यहाँ पे 3 साल से लेकर लाइफ इंप्रिजनमेंट यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। अकॉर्डिंगली बाकी चीजें भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर हम बात करें ना इंडिया में सेंसरशिप ऑन सोशल मीडिया की, तो आप जानते होंगे, देखो जो आईपीसी सीआरपीसी था अब तो उसको चलो हमने चेंजेस ला दिए हैं, उनके अंदर बहुत सारे प्रावधान हैं विदाउट अ डाउट। उनके अंदर डेफिनेटली सेडिशन हो गया, इनडायरेक्ट जो होता है, प्लस एट द सेम टाइम किसी को रेस
प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, इन सभी चीज़ों के ऊपर अगर कोई एनिमिटी प्रमोट करता है, वो सब चीज़ें यहाँ पे कवर्ड हैं। पर उसके अलावा भी हमारे पास लॉज हैं, जैसे हमारे पास आईटी एक्ट 2000 देखने को मिल जाएगा। आईटी एक्ट के माध्यम से सरकार के पास पावर होती है कि वेबसाइट्स हो गया उनको ब्लॉक कर पाए, ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट कर पाए, उसको रिमूव कर पाए। प्लस एट द सेम टाइम सेक्शन 69A है हमारे पास आईटी एक्ट का, जो कहीं ना कहीं बात करता है कि अगर मान लीजिए कोई कंटेंट है नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर या इंसाइटमेंट के मतलब इनके कॉन्टेक्स्ट में है, तो उसको यहाँ पे ब्लॉक किया जा सकता है। इवन यहाँ पर ना 2021 के अंदर इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड भी हमने लेकर आए थे। दरअसल में क्या होता है ना, इसी आईटी एक्ट के अंदर हमारे पास सेक्शन 79 देखने को मिल जाता है। एक्चुअल में क्या है ना, ये जो सब चीज़ें आपका फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें है ना, ये क्या है, इंटरमीडिएट हैं। क्यों? क्योंकि देखो मैं यहाँ पे कंटेंट डाल रहा हूँ किसके ऊपर, फेसबुक के ऊपर। अब कल को मैंने कुछ गलत कंटेंट डाला तो वो फेसबुक की गलती थोड़ी है, गलती किसकी है, मेरी। मैं कुछ कंटेंट डाल रहा हूँ ना, इंटरनेशनल कंटेंट, वो फेसबुक की गलती थोड़ी है। पता क्यों? तो फेसबुक के ऊपर यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि फेसबुक एक इंटरमीडिएट है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? चार्जेस किसके ऊपर लगेंगे? मेरे ऊपर। ये तो बस एक प्लेटफॉर्म था ना। तो यहां पर इस पर्टिकुलर कोड के अंदर ये बोला गया, डिजिटल एथिक्स कोड के अंदर, कि अगर मान लो फेसबुक को बोला गया कि भाई इस बंदे का आप कंटेंट हटा दो, एंड विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड अगर फेसबुक ने कंटेंट यहां पे नहीं हटाया, तो ये जो इंटरमीडिएट का प्रोटेक्शन था ना फेसबुक को, ये प्रोटेक्शन भी फेसबुक का चला जाएगा। तो फेसबुक के ऊपर भी एक्शन हो सकता है अगर मैं कुछ गलत कंटेंट डाल रहा हूं फेसबुक के ऊपर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये चीजें भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। प्लस एट द सेम टाइम ऑब्सीन पब्लिकेशन एक्ट 1956 का ये बात करता है कि कहीं ना कहीं जो पब्लिकेशन हो गया या ऑब्सीन कंटेंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यहाँ पर हमें ये प्रोटेक्शन देता है। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। अगला दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो वाधवन पोर्ट के बारे में है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यहाँ पर 76,000 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट था, फाउंडेशन स्टोन था वाधवन पोर्ट का, ये यहाँ पे ले डाउन किया गया। कहाँ पे? आपके महाराष्ट्र के अंदर जो पालघर है ना, वहां पर इसका फाउंडेशन यहाँ पे रखा गया। अब ये जो पर्टिकुलर पोर्ट होगा, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा पोर्ट बनेगा। दिस इज विल बी द अमंग टॉप 10 पोर्ट्स ग्लोबली। प्लस एट द सेम टाइम इसकी आप हैंडलिंग कैपेसिटी देख सकते हो, 23.2 मिलियन टीईयूज आपको इसकी कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। वर्ल्ड क्लास यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। कुछ एक एस्पेक्ट जो आपको डेफिनेटली ध्यान में देनी है, दैट इज ये जो आपका प्रोजेक्ट है, ये ग्रीनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, यानी कि यहाँ पर जो भी बनेगा वो बिल्कुल स्क्रैच से बनेगा, बिल्कुल जीरो से। मतलब जैसे होता है ना कि खाली खेत पड़ा हुआ है, उसके ऊपर जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो, नया कंस्ट्रक्शन करते हो, दैट इज ग्रीन फील्ड। ये ब्राउन फील्ड नहीं है। ब्राउन फील्ड में ऑलरेडी कुछ कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, उसी को हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं। पर ये क्या है? दिस इज ग्रीन फील्ड। ये लैंडलॉर्ड मॉडल के ऊपर यहाँ पे काम करेगा। लैंडलॉर्ड मॉडल में क्या होता है, जो आपका पोर्ट अथॉरिटी है वो एक तरह से रेगुलेटरी बॉडी रहेगी, और जो आपकी प्राइवेट कंपनीज है वो यहाँ पर आपके जो ऑपरेशंस हैं उनको मैनेज करेंगे। तो इस तरह से ऑपरेशंस कौन मैनेज करेगा? प्राइवेट कंपनीज। वेयर एज आपकी जो पोर्ट अथॉरिटी है वो रेगुलेटर की तरह काम करेगी। इसको बोलते हैं हम लैंडलॉर्ड मॉडल, एंड दिस विल वर्क एज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। प्लस यहाँ पर जो बड़े बड़े कंटेनर वेसल्स हैं उनको यहाँ पे केटर कर पाएगा, आपके जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर पाएगा डिफरेंट डिफरेंट शिपिंग रूट्स के लिए, जिससे कहीं ना कहीं टाइम और कॉस्ट अपने आप में बचेगा। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल करी जाएगी, एंड साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। अब एक काम करते हैं, अब चल लेते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट में क्या अंतर होता है? ध्यान से पढ़िएगा एंड अकॉर्डिंगली कमेंट्स मुझे इसका आंसर दे सकते हो। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में, बहुत न्यूज में है, जम्मू कश्मीर के बारे में न्यूज में रहा, और भी न्यूज में रहता ही है, तो थोड़ा इसको भी आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। एक मैंने कल आपको होमवर्क पूछा था कि कौन सा बिल मतलब लैप्स कर जाता है, कौन सा बिल नहीं लैप्स करता। इसको थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं। दरअसल में होता क्या है ना, जब मैं बात करता हूं कौन कौन से बिल लैप्स करते हैं, तो पहला बिल वो लैप्स करता है जो कि पेंडिंग इन लोकसभा होता है, वो लैप्स कर जाता है। उसके अलावा जो बिल आपके लोकसभा ने पास कर दिए पर कहीं ना कहीं राज्यसभा में पेंडिंग है, वो भी लैप्स कर जाते हैं। तो लैप्स करने की बस यही दो कंडीशन है। पर बिल लैप्स कब नहीं करते? बिल लैप्स तब नहीं करते जब कहीं ना कहीं बिल नॉट पास बाय टू हाउसेस बिकॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट। ठीक है, कि लोकसभा और राज्यसभा में डिसएग्रीमेंट था, एंड यहाँ पर प्रेसिडेंट जी ने अकॉर्डिंगली ज्वाइंट सिटिंग बना रखी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, राज्यसभा के अंदर बिल पेंडिंग है पर लोकसभा ने पास नहीं किया, या फिर दोनों ने पास कर दिया पर अभी प्रेसिडेंट की असेंट नहीं मिली, या फिर बिल दोनों ने पास कर दिया पर प्रेसिडेंट जी ने वहां पे रिटर्न कर दिया फॉर रिकंसिडरेशन, ये चारों केसेस के अंदर बिल जो होता है वो लैप्स नहीं करता है। लैप्स कब करता है? दो ही केसेस है, पेंडिंग इन लोकसभा एंड बिल पास बाय लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा। अब अगर आपने ये चीज समझी होगी, अब आप लोग ना अगर इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करोगे तो कुछ बच्चे इसको पढ़ के बोलेंगे कि सर ये पहला स्टेटमेंट तो सही है, आप ही ने तो बोला बिल पेंडिंग इन लोकसभा। पर देखो ये जो सारी कंडीशन मैं बता रहा था ये कब थी? जब लोकसभा ना जब डिसॉल्व होती है
उस समय होती है ना। यही तो होता है कि लोकसभा का टेन्योर खत्म हो चुका है, 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, उस समय की बात हो रही है। पर यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तो सही, यहाँ पर बात कर रहा है बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन। मुझे एक चीज बताओ, प्रोरोगेशन के ऊपर क्यों इफेक्ट पड़ेगा किसी बिल के ऊपर? नहीं पड़ेगा ना। प्रोरोगेशन से बिल के ऊपर तो कोई इंपैक्ट आता ही नहीं है, राइट। प्रोरोगेशन का इंपैक्ट बिल के ऊपर नहीं आता, जो हमारा पूरा का पूरा लोकसभा की टर्म खत्म हो जाती है तब बिल लैप्स होगा, या तब बिल लैप्स नहीं होगा तब हम उसकी बात करते हैं। तो ये बात है ना प्रोरोगेशन का बिल के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आता, तो पहला स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल गलत है। जिन बच्चों ने रटा था ना कि हाँ पेंडिंग इन लोकसभा से हम ये हो जाता है लैप्स, उन्होंने पक्का ये स्टेटमेंट ठीक मार्क किया होगा, पर ये नहीं पढ़ा कि आगे प्रोरोगेशन लिखा हुआ है, तो इसलिए स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करूं, यहां पर कह रहा है बिल पेंडिंग इन राज्यसभा व्हिच हैज नॉट बीन पास्ड बाय लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, दैट इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली विल बी द राइट आंसर। दूसरा आपको होमवर्क मैंने दिया था पार्लियामेंट के बारे में कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास एक्वायर हो जाती है पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट। ये स्टेट लिस्ट के ऊपर जब भी लेजिस्लेट करना होता है ना, तो एक्चुअली में ये पावर आती है, ये स्पेशल पावर है राज्यसभा के पास। तो राज्यसभा जब नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग कर देता है, तो उस केस में फिर पार्लियामेंट उस चीज के ऊपर कर सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके, मतलब तरीके नहीं, और भी बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कुछ नेशनल इंटरेस्ट में कोई चीज पास करनी है, राइट, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ पाओगे। इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो गया, ये सारी कंडीशंस आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अब आ जाते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ, ठीक है, सॉरी ट्रू एंड फॉल्स की तरफ। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनका आंसर आप मुझे बताइएगा। कल मैंने आपको थोड़ा सा एससीओ के बारे में चर्चा करी थी, तो एससीओ के मेंबर्स मैंने आपसे एडिशनली पूछे हुए हैं, तो ये आंसर भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। कल जो होमवर्क दिया था, एक था AQLI के बारे में, तो डेफिनेटली दिस इज करेक्ट। आपका जो EPIC है, दैट इज एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, वही प्रोड्यूस करता है। हुलन गपार गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो इसकी लोकेशन असम इंडिया, ये करेक्ट है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो ये आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट।